जब हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, आपने स्पेक्ट्रम का नाम लिया, तो हम उनके बारे में ये पढ़ते हैं महात्मा गांधी जी कहाँ पैदा हुए, साउथ अफ्रीका में क्या किया, इंडिया में क्या किया, राइट। बट क्या यूपीएससी डायरेक्टली ये पूछेगा आपसे ना, सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन? मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनना। सोर्स फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, रिवीजन फॉर द फैक्चुअल एक्यूरेसी, प्रैक्टिस फॉर द एनालिटिकल एबिलिटीज। यूपीएससी को यूथ किलर भी बोल रहे हैं आजकल, काफ़ी फेमस हो रहा है कि यूपीएससी में सक्सेस रेट बहुत कम है, फेलियर रेट बहुत ज़्यादा, और जो यूथ है वो उसमें टाइम स्पेंड भी बहुत ज़्यादा करता है। हम लोग क्वालिटी की तरफ फोकस्ड हैं, बट जब इन्वेस्टमेंट आ गया आपके पास, तब पता है क्या होगा? इन्वेस्टर का प्रेशर, and then you start compromising with the quality. And just to answer a question, can you name me a single institute or the organization जिसने फंडिंग उठाई और वो सक्सेसफुल हो? Just close your eyes and think. क्योंकि फिर आपका माइंड सेट चलता है यार, टॉप स्केल क्या होना चाहिए कि मेरे को इतना रेवेन्यू अचीव करना पड़ेगा, तब इन्वेस्टर मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट रिलीज करेगा। तो वो फिर फायदा नहीं है उस चीज़ का। और एजुकेशन में अगर आप इन्वेस्टमेंट ले आए तो आप बहुत अनएथिकल जाते हो, बहुत अनएथिकल। क्वेश्चन इज, आप मेरे को ये बताइए, अगर सारा मैंने बुक से पूछ लिया, क्या मैं 6 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चों को सिलेक्ट कर पाऊंगा? नहीं। प्रीलिम्स में आपका मटेरियल मतलब बहुत लोग टू द पॉइंट होता है। आपने कहा कि आपकी टीम उस पर काम करती है, तो ये जो प्रीलिम्स का नेचर अभी चेंज हो रहा है, तो उसके साथ आप कैसे कोप करते हैं? मैं खुद इंस्टीट्यूट से हूँ, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। अभी जो कल्चर चल रहा है ना सर, कि आप कॉलेज में घुस जा रहे हो, बहुत मतलब शायद मैं पता नहीं क्या अपनी इंडस्ट्री को बैक नहीं कर रहा हूँ या कुछ है। हमारा भी सर यही नेगेटिव पॉइंट है कि हम लोग नेगेटिव साइड ही कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट करते हैं। वही डार्क साइड, तो नए नए एस्पिरेंट्स है ना जो मतलब स्टार्टिंग करने के लिए आए हैं, रील्स वील देख के पूरा पॉजिटिव साइड देख के, वो सर फर्स्ट फेज तो हो जाता है कि लोग एंटर कर देते हैं। बहुत सारे लोग काफ़ी सीरियसली पढ़ते हैं और रिजल्ट नहीं आते हैं, क्योंकि नहीं आएंगे, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी अटैक आने लगते हैं। अभी मेरा एक दोस्त है, उसको एंजाइटी अटैक आया था एग्जाम के पहले। इन चीज़ को, मेंटल डिप्रेशन, ये सबको कैसे फेस करें? अरे भाई, कोई लेट से कोई बच्चा था, उसका कोई मन नहीं था तैयारी करने का, आपने एडवर्टाइजमेंट डाला, अब आप लेट से 5,000 में तैयारी कर लो, 7,000 में तैयारी कर लो, अब शायद उसके अंदर कभी मोटिवेशन था नहीं। सर आपने यूपीएससी बोला कि कब प्लान बी होना चाहिए या कब एग्जिट लेना चाहिए। क्या होता है जब हम यूपीएससी की तैयारी करते पहले बोलते हैं कि हम 2-3 साल टाइम इसमें इन्वेस्ट करना है। फिर इसमें पेरेंट्स का भी बहुत प्रेशर होता है, बहुत रोल प्ले करते हैं। जो आपने बोला कि रील्स होते हैं या मूवीज आते हैं, वो देख के उनको लगता है कि हाँ इसका भी हो सकता है। तो आपका कुछ पेरेंट्स के लिए है आप की मैसेज वगैरह की मत पुश करो या इस साइड? कोई सिलेक्शन के बाद सब लोग आते हैं, लेकिन जब असलियत हिट करती है कि हाँ ये रियलिटी, यूपीएससी की तो अलग रियलिटी है ना सिलेक्शन के बाद भी, कभी वो बताने क्यों नहीं आते? एथिकली तो आना चाहिए टॉपर्स को भी। इतनी नेगेटिव भी नहीं है। अगर आप इस तैयारी को करके ना 2-3 साल में एक वो सेंस ऑफ मैच्योरिटी, सेंस ऑफ नोइंग दिस वर्ल्ड, सेंस ऑफ नोइंग योर कंट्री, सेंस ऑफ नोइंग एवरीथिंग ले आते हो ना, तो यू बिकम अ ग्रेट मैन, आई मीन लिटरली। वेलकम टू हॉट टॉक्स। आज हमारे साथ है वो शख्स जिसने बहुत सारे लोगों को प्रीलिम्स और मेंस में हेल्प की है। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि, लेकिन इनडायरेक्टली भी उनके नोट्स की वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो गई है यूपीएससी क्रैक करने में। आज हमारे साथ है शून्य आईएएस के फाउंडर और सीईओ सुगम बंसल सर। सर वेलकम टू हॉट टॉक्स। थैंक यू सर। एक मतलब ओवरव्यू बताएंगे आपका, कैसे यूपीएससी की जर्नी कैसी रही और उसके बाद आपने मतलब शून्य इस पे कैसे स्टार्ट किया? देखिए, यूपीएससी का जो मेरा जर्नी था वो मेरा कॉलेज के साथ स्टार्ट हो गया था 2017 में। नाउ ऑलमोस्ट व्हेन आई वाज इन द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी, उधर से ही कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ ओरिएंटेशन था मेरा इन टर्म्स ऑफ डिकोडिंग द यूपीएससी का प्रिपरेशन। अब जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो मेरा माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा ऐसा चलता है कि यार कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, इसको कैसे डिकोड किया जाए। तो जब मैं प्रिपरेशन में था इन माय फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, मेरे को ये लगता था यार एग्ज़ाम में ऐसा क्या है कि ये इतना टफ बन गया है या बना दिया गया है। सो आई यूज़ टू डिकोड, आई यूज़ टू फाइंड आउट द रीज़न कि क्या चीज़ है इस एग्ज़ाम में जो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट बना देती है। बस उसके आंसर्स ढूंढते ढूंढते विद इन माई प्रिपरेशन फेज I realized that instead of giving more further attempts, I should be funneling in the answers which I have collected into some notes or into some outcomes, and that is how Sunya IAS was born in I think 2019. 2019 Right. ये जो आपने डिकोड वाला बोला, यूपीएससी के पास बहुत स्कोप है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग वो ट्राई करें। तो ये डिकोडिंग मतलब आपने कैसे मतलब अचीव किया आपने नोट्स में? अभी जनरली जो माइंडसेट रहता है बच्चों का वो कुछ ऐसा रहता है कि यार हम लोगों को नॉलेज
इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस दे दी जाए। बच्चों का ही नहीं, आई विल टेक इंस्टीट्यूशंस आल्सो इनटू द पिक्चर, कि जब आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं यू आर ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द नॉलेज, इंफॉर्मेशन और द अवेयरनेस। मैं इसका एक एग्जांपल भी दूंगा आपको। बट एग्ज़ाम में आपको क्या चाहिए कि रैंक आए? आपको मार्क्स चाहिए। अब कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बाद जो नॉलेज, अवेयरनेस या जो भी आपको चीज़ें दी जाती हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा गैप बच जाता है जो आपको शायद मार्क्स लाने में हेल्प ना करे, है ना। तो उस गैप को ही हमने डिकोड किया विद शून्य IAS वॉज अ प्लेटफॉर्म विच वॉज डिकोडिंग और विच वॉज ब्रिजिंग द गैप बिटवीन दैट नॉलेज एंड द मार्क्स सो दैट यू कैन गेट अ गुड रैंक। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, जनरली दिस इज माई स्टैंडर्ड एग्जाम्पल। जब हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, आपने स्पेक्ट्रम का नाम लिया, तो हम उनके बारे में ये पढ़ते हैं महात्मा गांधी जी कहाँ पैदा हुए, साउथ अफ्रीका में क्या किया, इंडिया में क्या किया, राइट। बट क्या यूपीएससी डायरेक्टली ये पूछेगा आपसे मेंस में? नहीं। यूपीएससी आपसे पूछेगा दैट, मैं वर्बेटिम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, लेट मी टेल यू सम क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन द पास्ट, कि व्हाट वुड हैव बीन द आउटकम ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल इफ महात्मा गांधी जी वुड नॉट हैव बीन देयर। UPSC has also asked what would the ideological difference between Mahatma Gandhi ji and B.R. Ambedkar, or maybe Mahatma Gandhi ji and Subhash Chandra Bose. And UPSC has also asked, what would be the contemporary relevance of Mahatma Gandhi ji teachings. अब this is something which I call as जो requirement है, बट यू आर गेटिंग अबाउट कहाँ पैदा हुए थे, साउथ अफ्रीका में क्या किया, इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, टू फनल दिस एंटायर नॉलेज, इंफॉर्मेशन इन सच अ फैशन दैट यू कैन गेट मार्क्स इन द एग्जाम। सो दैट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच की फाइनली लिख के क्या आना है, दैट वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ शून्य IAS। सो जस्ट लिख के क्या आना है, वी डिकोडेड इट इन द नोट्स एंड दैट इज वॉट वी प्रेजेंटेड अंडर द बैनर ऑफ शून्य IAS। नाउ विद इन टाइम वी रियलाइज्ड कि इधर भी बहुत सारे गैप्स हैं, है ना, बहुत सारे गैप्स हैं। तो हम लोगों ने फिर उस पर भी काम करना चालू किया, क्या क्या गैप्स हैं, कि फंडामेंटल या फाउंडेशन कोर्स जिसे आप बोलते हो, कि उसमें क्या गैप्स हैं। तो पहले जर्नी हमारी ये थी, लेवल 2 था, देन वी वेंट टू द लेवल 1 ऑल्सो, नाउ वी आर ट्राइंग टू डिकोड दैट टू। शुभम सर, जैसे आपने बोला कि जो फनल किया इन्फॉर्मेशन आपने, तो आज के टाइम में शून्य IAS का जो स्टडी मटेरियल है स्पेशली, वो बहुत अच्छा मतलब बिकता है मार्केट में, सबको बहुत पसंद आता है। उसका मैं एक बैकग्राउंड पूछना चाहूँगा कि आपने स्टार्ट कैसे किया था वो कंटेंट बनाना? स्टार्ट तो एक आइडिया लाइन से ही हुआ था, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू क्वेश्चन, बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, इट वाज नेवर मी अलोन। बहुत अच्छे लोग सही टाइम पे मिले हैं, एंड दैट इज हाउ द एंटायर शून्य IAS वाज ब्रॉट इनटू द पिक्चर। तो इट वाज जस्ट कि अच्छी टीम मिल गई, अच्छे लोग मिल गए, सेम माइंडसेट के लोग मिल गए, सेम कैलिबर के लोग मिल गए और सही टाइम पे मिल गए। क्योंकि एक नए बॉर्न किसी भी इंस्टीट्यूट को एक इतना अच्छा कैलिबर मिलना, इतने अच्छे लोग मिलना इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ एक्सेप्शनल। तो आई कैन नॉट टेक क्रेडिट ऑफ इट कि ये मेरा काम है, इट्स मे बी समथिंग यू कैन कॉल इट डेस्टिनी। तो वैसे होता चला गया। देन वी मेड अ गुड टीम, वी मेड अ गुड रिसोर्स। वो सारा रिसोर्स एक साथ आया, वो पूरी टीम ने रात 3 भर बैठ के काम किया। मतलब मेरे को याद है जब हम लोगों ने मेंस का एडिशन पहली बार निकाला था ना, यू वॉन्ट बिलीव, हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि हमारे पास ऑर्डर्स कितने आएंगे। और जो ऑर्डर्स थे ना, वो सिर्फ 2 दिन में पूरा फ्लैश एकदम ख़त्म, 2 दिन में ख़त्म पूरा ऑर्डर्स, वंस इट वॉज प्लेस इन द काउंटर, कि हमने जितना मतलब प्रिंट करवाया था। तो फिर प्यार और वो सारी चीज़ें, सपोर्ट और मतलब जो होता है ना कि रैंक होल्डर्स बहुत ऑर्गेनिकली आपका नाम लेते हैं, तो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग राइट नाउ। मतलब ये जो ग्रोथ है वो पूरी ऑर्गेनिक हुई है, इन्वेस्टमेंट लगा है कुछ? देखिए, आई डोंट बिलीव इन इन्वेस्टमेंट। मैं बहुत एंटी इन्वेस्टमेंट टाइप का आप बोल सकते हो, स्पेशली, ठीक है, आई डोंट बिलीव इन इन्वेस्टमेंट, आई पुट इन द एजुकेशन सेक्टर। कहीं ना कहीं जो भी हमारी सारी ग्रोथ है, टू आंसर योर क्वेश्चन, इज विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्योरली बिल्ड अपॉन द क्वालिटी एंड द रिजल्ट्स विच वी आर फोकसिंग अपॉन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा मैं एंटी चला जाता हूँ, है ना। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट आ गई, आपको नहीं लगता कि आप लाइक मोर एक्सपांड करके और इंडिया में जो रिमोट एरिया थे वहाँ पे जा सकते? मैं समझ गया आपकी बात,
रिमोट एरिया पे जाना एक अलग बात है, वो क्वालिटी पहुंच सकती है। अगर मान लीजिए मैं रिजल्ट लेके आ रहा हूँ, अब AI2 हैं या जो भी लोग हैं जिन्होंने भी नाम लिया है, आपको नहीं लगता वो लोग उनको नहीं सुनते होंगे? सुनेंगे तो वो कहीं भी पहुंच जाता है। अभी तो आपका डिजिटल इंडिया बन रहा है ना, हर किसी के पास फ़ोन है। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं नहीं भी है, बट मेजरली वी आर रीचिंग। अब इन्वेस्टमेंट उठाने से दिक्कत क्या आती है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक एजुकेशन सेक्टर की बात करते हो सर, तो जनरली एजुकेशन सेक्टर में पैसा नहीं चलता है, एजुकेशन सेक्टर में क्वालिटी चलती है ना। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल बिलीव कि शून्य IAS टोटली बूट स्ट्रैप्ड है। आई हेवंट इवन टेकन अ सिंगल रुपी फ्रॉम द फैमिली, और अभी भी हम लोग जितना भी एफर्ट डालते हैं इट्स प्योरली बेस्ड अपॉन द टीम, द एंटायर टीम विच वी आर हैविंग। एक एक बंदा मिसाइल है पूरी टीम में, है ना। एक एक बंदा इज ट्राइंग टू ब्रिंग अ रिजल्ट, कि हमें रिजल्ट लाना है। तो हम लोग क्वालिटी की तरफ फोकस्ड हैं। बट जब इन्वेस्टमेंट आ गया आपके पास, तब पता है क्या होगा? इन्वेस्टर का प्रेशर, एंड देन यू स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी। एंड जस्ट टू आंसर अ क्वेश्चन, कैन यू नेम बी अ सिंगल इंस्टीट्यूट और द ऑर्गेनाइजेशन जिसने फंडिंग उठाई और वो सक्सेसफुल हो? जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक। नहीं, you'll find the downfall of each and every big player who has taken funding in this industry। मेरे को तो शायद ही कोई केस स्टडी पता है जो सक्सेसफुल हुई हो, और शायद ही आप मेरे को जवाब दे पाओ इसका, है ना। शायद, लेकिन फंडिंग में शायद ये हो जाता है कि जब एक्सपांड हो जाता है तो आपने जो आपकी टीम का की कोर टीम या जो देखिए एक्सपेंशन, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक्सपेंशन क्वालिटी के दम पे भी हो सकता है। और अभी हमने एक्सपेंड किया है, शून्य IAS ने पिछले 3 साल में 6 सेंटर डाले ऑल ओवर इंडिया। हमने क्वालिटी के दम पे डाले हैं। वही हम अगर इन्वेस्टमेंट के दम पे डालते तो हम वो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ कर देते, क्योंकि फिर आपका माइंड सेट चलता है यार टॉप स्केल क्या होना चाहिए, कि मेरे को इतना रेवेन्यू अचीव करना पड़ेगा, तब इन्वेस्टर मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट रिलीज करेगा। तो वो फिर फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। और एजुकेशन में अगर आप इन्वेस्टमेंट ले आए तो आप बहुत अनएथिकल जाते हो, बहुत अनएथिकल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं अभी भी एथिकल जाते हैं हम लोग, है ना, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। देखिए इंडस्ट्री थोड़ी, उसके प्रोज भी हैं, उसके कॉन्स भी हैं, और मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि हम लोग पूरे एथिकल हैं, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हमें गेटिंग अनएथिकल इंक्रीजेस। पेपर 4 एथिक्स सही है। तो बैक टू लाइक, आपने तो मेंस के बारे में हम बाद में बात करें, लेकिन प्रीलिम्स में आपका मटेरियल मतलब बहुत लोग टू द पॉइंट होता है। आपने कहा कि आपकी टीम उस पर काम करती है, तो ये जो प्रीलिम्स का नेचर अभी चेंज हो रहा है, तो उसके साथ आप कैसे कोप करते, कि आपने देखा कि उनका स्ट्रक्चर हो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप इस एग्ज़ाम को अटेंड करते हैं ना, फाइनली बहुत ध्यान से, मतलब अगर सच में कोई बच्चा सीरियस है और इस एग्ज़ाम को अप्रोच कर रहा है, इस एग्ज़ाम के 3 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं। मतलब दिस विल इनडायरेक्टली आंसर योर क्वेश्चन, प्रीलिम्स रिलेटेड। हाँ, इस एग्ज़ाम के 3 पैरेलल्स हैं। पहला पैरेलल है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो आपको वही पहले बेस से आता है, बीट योर स्टैंडर्ड बुक्स, बीट योर फाउंडेशन कोर्स। सेकंड पैरेलल है फैक्चुअल एक्यूरेसी। अब फैक्चुअल एक्यूरेसी एंड द एग्जाम ओरिएंटेशन, इसके लिए हमारे नोट्स रहते हैं, हम इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बट अगर पैटर्न चेंज हो गया, देन देयर कम्स द थर्ड पैरेलल विच इज नोन एज एनालिटिकल एबिलिटीज। हाउ यू हैव टू गो अबाउट द क्वेश्चंस इन विच यू नो सम ऑफ द ऑप्शंस। एक नहीं आ रहा है तो कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है तो कैसे अटेम्प्ट करना है। तो जब बच्चे को इस एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जाता है, वही मैं मानता हूँ कि ये गैप्स हैं इस इंडस्ट्री के, है ना। या तो एदर दे आर जस्ट फोकसिंग अपन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वो भी अभी तो मैं नाम नहीं लूँगा, बट कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, आई मीन इन द नेम ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे आर जस्ट टेलिंग स्टोरीज द क्लासरूम। दादा उससे नहीं आता मार्क्स, उससे नहीं आती रैंक, है ना। फिर वो गैप हो जाता है, बच्चों को मेंटरशिप लेनी पड़ रही है, रिपीट करना पड़ रहा है, साल ज़्यादा लग रहे हैं, पूरा जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं आपके यूथ के वो ख़राब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों पैरेलल्स को बैलेंस करना पड़ेगा, और आप इन तीनों पैरेलल्स को बैलेंस कर लेते हो ना, आपको कभी भी कुछ भी आ जाए एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। आप समझ रहे हैं। और जो शून्य IAS यहाँ हेल्प कर रहा है आपको, वो बीच वाला पिलर है, द फैक्चुअल एक्यूरेसी एंड एग्जाम ओरिएंटेशन। इसमें मतलब मुझे एक एडिशनल मतलब क्वेश्चन पूछना था कि आपने कहा कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं बहुत सारे पढ़ाते हैं, आपको बताते हैं कि क्रोनोलॉजिकली बताते हैं कि ये हो गया था, तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं तो आपके इसमें सीमेंट हो जाती है। शून्य का हम जब नोट्स वगैरह देखते हैं मोस्ट बुलेट फॉर्म्स में होती है,
तो वो कैसे हम लाइक ग्रास्प कर सकते कि एक बुलेट पॉइंट से हम दूसरी तरफ लाइक टू द पॉइंट है वो फैक्चुअल, तो ज़्यादा फैक्चुअल हम पढ़ नहीं रहे क्या? देखिए वो जब आप देखते हो ना नोट्स को, तो आपको प्राइमा फेसी वो फैक्चुअल लग सकता है, लेकिन जब आप पूरा, आप ऐसे समझो एक कहानी आपने पढ़ी, अगर मैं आपको बोलता हूँ उसकी आपको समरी लिखती है, वो शून्य आयस है, क्योंकि फाइनली वही आपको एग्जाम में लिख के आना है। कहानी आपने समझ ली, वो जरूरी थी, मैं तभी बोल रहा हूँ, हम बीच में लाई कर रहे हैं। कहानी जरूरी थी, आपने समझ ली, बट अब फाइनली मार्क्स किससे आएंगे? वो स्क्रक्स से आएंगे। अब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसमें होती है, वो भी तो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, बट द सेम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर योर एनालिटिकल एबिलिटीज। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देके आपसे बात करूँगा, आप शून्य आयस की मैगजीन पढ़ रहे हैं, उसमें कोई रैंक आई कि इंडिया की लेट्स से सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में ये रैंक है ना। अब दैट पर्टिकुलर रैंक विल एक्ट एज अ टूल फॉर यू टू यूज योर एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज। यार अगर और कोई रैंक आपने देख ली कहीं और, लेट्स से क्वेश्चन आ गया इसमें कुछ और रैंक दे रखी है, ऊपर दे रखी है, नीचे दे रखी है, तो दैट सेम फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू टू आंसर दैट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था अभी ऑन ये कि कितने % यूरेनियम को एनरिच करने से इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, है ना। अब अगर आपने ये कभी पढ़ रखा है कि यार उसकी 6, 7, 8% पे पूरा एटम बम बन जाता है, तो कहीं ना कहीं आप उस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। अब ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, मानते हैं, बट द सेम थिंग इज यूज्ड एज अ एनालिटिकल टूल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो फैक्चुअल रहता है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स मिलेगा, बट उधर सेंटेंसेस भी होते हैं। इफ यू आर ऑलरेडी डन द समरीज एंड समरीज कह रहा हूँ, ऑलरेडी डन द नॉलेज वाला पार्ट, देन दिस विल बी समथिंग विच विल हेल्प यू टू रिवाइज मोर। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, इस एग्ज़ाम में अगर आप मेरे साथ एग्री करेंगे, तो जब आप प्रीलिम्स का पेपर दे रहे होते हैं तो सामने आपके ऑप्शंस होते हैं, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, हाँ या ना। आप कब ज़्यादा अच्छे से पहचान पाएंगे? जब आप ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हैं। और कब ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे? ज़्यादा रिवीजन। तो यू आंसर्ड माई क्वेश्चन। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज सर, व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज द एंटायर बुक 700, 800, 1000 पेजेस की, योर नंबर ऑफ रिवीजन्स में डिक्रीज, but what we are doing is we are summarizing that book in the exam perspective, exam orientation, so that your number of revisions are shooting up. आप समझ रहे हैं? बट मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ इससे नहीं होगा, ये भी जरूरी है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी वीक है तो आप वहीं पे 30% अपने मार्क्स भूल जाइए, और 30% मार्क्स भूल गए मतलब आउट ऑफ द रेस, है ना। ये भी जरूरी है, फैक्चुअल एक्यूरेसी भी जरूरी है, देन आपका एनालिटिकल एबिलिटीज भी जरूरी है, तीनों एलिमेंट जरूरी है। सर ये सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन, ये काफ़ी टॉपर लोग भी बोलते हैं कि की है यूपीएससी क्लियर करने का, लेकिन शून्य इसकी बात आती है तो इसका एक्सेस इतना इजीली अवेलेबल मतलब मुझे नहीं लगता है। देखिए पहले आपने जो बोला ना सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनना। सोर्स फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, रिवीजन फॉर द फैक्चुअल एक्यूरेसी, प्रैक्टिस फॉर द एनालिटिकल एबिलिटीज। अब मैंने कभी सोर्स आपका चेंज किया ही नहीं, मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, बट मैंने रिवीजन्स को इम्प्रूव करने के लिए सेम लक्ष्मीकांत को ऐसे मॉडिफाई किया है कि आप उसको बहुत जल्दी जल्दी बार बार रिवाइज कर सकते हैं। सेम लक्ष्मीकांत से आप कभी मेंस की आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। आपने बहुत टॉपर से भी शायद सुना हो, फैकल्टीज भी शायद इस चीज़ की बात नहीं करते, बट ये सच्चाई है, लक्ष्मीकांत से आप मेंस के आंसर नहीं लिख सकते। अब हाउ टू कॉम्प्लीमेंट दैट लक्ष्मीकांत विद आवर नोट सो दैट यू आर कॉम्प्रिहेंसिवली इंश्योरिंग दैट यू हैव कंप्लीटेड द सब्जेक्ट, द टास्क ऑफ शून्य आयस। सोर्स सेम है सर, लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा, देन स्पेक्ट्रम के बाद मीन्स की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, प्रीलिम्स के और फैक्ट जो स्पेक्ट्रम में नहीं है वो कैसे याद रखने हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, वो शून्य आयस ने आपको अपने रिवीजन नोट्स में दे दिया। एंड द ब्यूटी इज द पेज, द स्ट्रक्चर, द स्केलेटन विच यू कॉल ना is the standard books only. I mean, you will find the same chapters, the same basic information, everything remains the same. Skeleton is exactly the same. Just we have concised, we made it more comprehensive, and we made it more exam oriented. The source remains the same, right? मैं देखा यहाँ के कंटेंट, जब मैं ORM में आया था तो शून्य देखा, मैंने कंटेंट देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन तब तक मैं यूपीएससी छोड़ चुका था। जब मैं कर रहा था तैयारी, जैसे मैं भोपाल से किया, तो मुझे काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता था जब मैं ऑनलाइन सर्च करता था। उसमें शून्य इसका मटेरियल मतलब इतना फेमस भी नहीं था और एक्सेसिबल नहीं था, मतलब मुझे मिलता तो काफ़ी यूज़फुल होता, लेकिन मतलब आप लोग पुश क्यों नहीं करते इसे ऑनलाइन? देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ, थोड़ा सा वही फिर हमें बिजनेस की बात करनी पड़ेगी। अब
मटेरियल कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो खुद का या तो फ्री में देते हैं या खुद का पेड भी आउट कराते हैं। बहुत कड़वा सच है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैंकली ऑन कैमरा। हमारे पास अब 2 चॉइसेस थी, या तो अब भी हम भी अपना मटेरियल आउट कराएं या फिर हम उसे आउट ना कराएं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएं। तो हमारी टेक टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने बताया ना, हमेशा एक चीज़ रही है जिसने सुनिया इसको ऊपर उठाया, टीम, है ना। इट वॉज नेवर मी अलोन। तो जो हमारी टेक टीम है, दे ऑलवेज इंश्योर्ड कि हमारा कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत पासवर्ड से, वाटरमार्क से और इंक्रिप्शन से सिक्योर हो जाए। उसका लॉजिक मैं अब आपको बताता हूँ। लॉजिक सिर्फ इतना था सर कि जब आप बड़े इंस्टीट्यूट की बात करते हो, उनके पास कंटेंट के अलावा बहुत सारे सोर्स ऑफ रिवेन्यू होते हैं, है ना, जिससे वो कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर लेते हैं। और सुनया है जो बर्ड था वो सिर्फ कंटेंट था। अब मैं अगर उसी को फ्री एक्सेसिबल या कैसे भी हम कर देते हैं वेरी उस वाला फेस, तो वो एक शायद राइट डिसीजन नहीं होता टू ब्रिंग इट अप टू दिस स्टेज। तो वी मेड अ कॉल एज अ टीम। मैं अगेन इसमें टीम का बहुत बड़ा क्रेडिट मानता हूँ। हम भी चाहते तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की तरह 20,000 का पूरा पैकेज बना के स्टडी मटेरियल बना देते। अगेन टीम बैकड अप एवरीथिंग एंड दे इंश्योर्ड कि हम लोग उसे बहुत अफोर्डेबल बना रहे हैं। आप शायद प्रिंटिंग कॉस्ट पे ही सुनिए इसका पूरा मटेरियल ऑर्डर कर सकते हो घर पे, है ना। एंड दैट इज़ वे 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 मोर बेटर देन योर अदर रीडिंग मटेरियल्स। और सुनया है फिर शायद आपको कुछ और नहीं रेफर करना। आई मीन यू माइट हैव हर्ड फ्रॉम मैनी पीपल, दैट इज़ द ब्यूटी। सो वी इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट फ्री, वी मेड इट अल्ट्रा अफोर्डेबल कि कोई पायरेसी करने में भी डरेगा, कोई फोटोकॉपी करने में भी बोलेगा बाबा इससे अच्छा तो आप जाके ले लो, है ना। दैट वाज आइडिया लाइन। So we just took calls, that is it. बिजनेस के बाद तो इसने की, लेकिन बहुत सारे, अब मैं प्रीलिम्स में बैक फिर से आऊँगा। बहुत सारे लोगों में प्रीलिम्स का होता है और अभी रिजल्ट भी लग गया है। तो लाइक पिछले साल जो प्रीलिम्स हो गई थी, उन्होंने जो ऑप्शंस थे नीचे वो चेंज कर दिए थे। एक न्यू पैटर्न आया था, सब लोग सरप्राइज हो गए थे। इस साल भी ज़रा 3 मतलब ये दिए असर्शन रीजन वाले उन्होंने दिए, फिर से सरप्राइज किया। आपने एक एनालिटिकल वाली बात कही थी और इसने एक सिंगल सोर्स वाली बात कही थी। कहीं आपको नहीं लग रहा कि यूपीएससी जो स्टैंडर्ड सोर्स है उसको ही किल कर रहा है, कि उसमें से आप पढ़ तो रही हो लेकिन एक थोड़ा ही आप उसमें से पेपर में अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और एक एनालिटिकल जो है ना उस पे ज़्यादा पूछ रहा है, ये तो उसको कैसे? आप मेरा इंटरव्यू लेते हैं, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं क्लियर को, है ना। क्वेश्चन इज, आप मेरे को ये बताइए, अगर सारा मैंने बुक से पूछ लिया, क्या मैं 6 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चों को सिलेक्ट कर पाऊंगा? नहीं। यूपीएससी की डिमांड क्या है, मुझे आप ये बताओ। आप एक आईएएस ऑफिसर देख रहे हो, एक आईएएस ऑफिसर को क्या करना है? पूरा लाइक डिस्ट्रिक्ट जो है वो हैंडल कर। बुक थोड़ी पढ़नी है, हाँ। उसे फैक्ट थोड़ी याद करने हैं। उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो ग्राउंड पे खड़ा होके कुछ भी आपदा आ जाए तो वहाँ पे डिसीजन ले पाए। उसका वो एप्टीट्यूड होना चाहिए। तो यूपीएससी नॉलेज के अलावा आपके एप्टीट्यूड को चेक करती है, एंड दैट इज वेयर इट ट्राइज टू एलिमिनेट यू। आप समझ रहे हो? तो सोर्स आपने पढ़ा, द नॉलेज इज रिक्वायर्ड, बट with that knowledge, making it as a base, UPSC will use that knowledge, UPSC will use those base to check your aptitude. Now if you have the aptitude, you will get it through, given the fact you should have a good day. Luck do plays a role, right? 100 क्वेश्चंस हैं, आप सोचो ना। मैं आपको एक एनोलॉजी देता हूँ, मैं कभी कभी ना बैठ के ये सोचता हूँ, मैं अपनी घर पे भी बोलता था बचपन में, यार मम्मी इतना छोटा सा फेस है ये, और भगवान ने छोटे से फेस पे इतने सारे लोगों को मतलब समा दिया। आप सोच के देखो कितनी पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, कितना एरिया ये, इस एरिया पे छोटे छोटे वेरिएशंस लाके सबको समा दिया है। सेम यूपीएससी का काम है, 100 क्वेश्चंस में उसको ये सब लोगों को टेस्ट करना है। तो वो कहीं ना कहीं ऑप्शंस पे वेरिएशन लाता है, कहीं ना कहीं एनालिटिकल चीज़ों में वेरिएशन लाता है। सोर्स लेकिन बेस रहेगा हमेशा, या मान के चलिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई अच्छे से कंटेंट बना रहा है वो यूपीएससी के एक स्टेप आगे रह सकता है, क्रेडिट कर सकता है? कभी नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, मैं यूपीएससी को भगवान बोलता हूँ। भगवान समझते हैं आप? मैं यूपीएससी को भगवान बोलता हूँ। कब उछलेगा कब बैठेगा आपको नहीं पता, आपको कभी नहीं पता। बस आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपको यूपीएससी से आगे रहना है ना, मैं एक सिंपल सा रूल बता रहा हूँ, और रूल
starts with a quote that there are no shortcuts, or you can say shortcuts are the shortest path to your failures. And then now the route is, अगर आपको एक कदम आगे रहना यूपीएससी के लिए, आप कुछ नहीं छोड़ सकते. सिंपल. जो बाबा जी आते हैं, यू नो, बाबा जी, आई मीन, एग्ज़ाम से 3 महीने पहले यू विल फाइंड मैनी यूट्यूब वीडियोस, ये कर लो तो हो जाएगा, यहाँ से तो आ जाएगा, और वो सब नॉनसेंस स्टार्ट हो जाता है. बच्चे फंसते हैं, आधे बच्चे वहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं. अब उसमें से 3-4 भी अगर आप सेलेक्ट, यही यूपीएससी का पता है सबसे बड़ा मेरे को जो डार्क साइड लगता है, कि 3-4 बच्चों का अगर उससे हो रहा है, ठीक है, बट बाकी व्यूज़ देखो ना, तुम्हारी वीडियोस पे 5 लाख व्यूज़ हैं, उन जिसने और देखा है उनसे तो जाके बात की नहीं आपने कि भाई उनका क्या हुआ. आपने तो 4 का स्क्रीनशॉट डाला कि मेरी वीडियो से क्वेश्चन या इसका प्रीलिम्स निकल गया, बाकी का क्या. और ये इस एक पार्ट नहीं है, ये सेम डार्क साइड बहुत जगह कंटिन्यू होती है यूपीएससी की प्रिपरेशन में. इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था मेरा कि यूपीएससी को यूथ किलर भी बोल रहे हैं आजकल, काफ़ी फेमस हो रहा है कि यूपीएससी में सक्सेस रेट बहुत कम है, फेलियर रेट बहुत ज़्यादा, और जो यूथ है वो उसमें टाइम स्पेंड भी बहुत ज़्यादा करता है. मतलब 20 to 30 का जो टाइम. मुझे ये बताइए यूथ को लाभ कौन रहा है? यही पूछ रहा हूँ मैं कि इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट. मैं खुद इंस्टीट्यूट से हूँ. मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ. अभी जो कल्चर चल रहा है ना सर, कि आप कॉलेज में घुस जा रहे हो, बहुत, मतलब शायद मैं पता नहीं क्या अपनी इंडस्ट्री को बैक नहीं कर रहा हूँ या कुछ है, बट ये ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा से अपनी क्लासेस में भी बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूट्स जब आपके कोचिंग, यू नो, जो इंस्टीट्यूट्स हैं कॉलेज में घुस रहे हैं, कुछ बच्चा होता है उसको सीरियसली तैयारी करनी है, बट सर आप अगर 100 एडमिशन ले रहे हो, उसमें से 3 बच्चे 5 बच्चे ऐसे थे जिसको तैयारी करनी थी, ठीक है, मान लिया उसके सपने हैं, बट आपने 95 वो बच्चे भी खींचे. अब अगेन सर योर क्वेश्चन ऑन इन्वेस्टमेंट कम्स इनटू द पिक्चर. फॉर द सेम इन्वेस्टमेंट का रीज़न कि मेरे को रेवेन्यू बढ़ाना है, और यू नो आप गए, आपने सिर्फ फ्लैशी दिखाया, एंट्रीज दिखाई, एग्जिट्स दिखाए टॉपर्स के, रिजल्ट दिखाए टॉपर्स के, और आपने ब्रेन वॉश कर दिया. इन द प्रोसेस क्या हुआ? कहाँ है आपका यूथ अभी कंट्री में? कॉलेज में, हाँ या ना? अब सेम कॉलेजेस का यूथ जो आपका लेट्स से कंट्री को इन अदर सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकता था, सर सिलेक्शन हर साल 1000 का ही होगा. भाई तुम मेरे यहाँ एडमिशन लो मत लो, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, सिलेक्शन हर साल 1000 का होगा, कोई बताए ना बताए. दिस इज़ द डार्क रियलिटी ऑफ दिस एग्ज़ाम. अब जब सिलेक्शन 1000 का होगा, हम भी एडमिशन लेंगे सर, जितने एडमिशन आएंगे मैं भी लूँगा, मैं क्यों मना करूँगा एडमिशन. आप ये बताओ, मैं आपके साथ आके कुछ महात्मा तो बनूंगा नहीं, बट मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं वो कॉलेज में जाके जो ब्रेन वॉशिंग हो रही है ना, तो आधा सा यूथ वहीं पे डिस्ट्रॉयड है. मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स आपके जो होते हैं लाइफ के क्या होते हैं? 20 to 30. अब कुछ लोग होते हैं, अगर आप मेरी पर्सनल स्टोरी सुनेंगे, शायद अभी मैं बात ना करूं, हो सकता है कुछ लोग तैयारी छोड़ दें, है ना, या हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाए, बट बात यह है कि वी शुड नॉट किल दैट प्रोडक्टिव एज जो आपकी है. और आप सोचो तो सही, इस तैयारी में अगर आपने 6 अटैम्प्ट दिए हैं, 2 ब्रेक्स भी लिए, 21 साल से आप स्टार्ट करते हो, 2 ब्रेक्स आपने 6 साल में ले लिए, 8 साल आपके वहाँ खिंच गए, 21 + 8 29, जस्ट किल द एंटायर 9 years ऑफ योर मोस्ट प्रोडक्टिव फेज. और सिर्फ अगर 10 साल में बात करूँ मैं, 10 साल में 10,000 बच्चे हटा दो आप, 6 लाख बच्चा आ रहा है, 10 लाख ऑलमोस्ट 6 लाख, तो 6 लाख ओवर द स्पैन ऑफ 10 years आप एक्यूमुलेट करते जाओगे, तो ऑलमोस्ट अगर मैं मान के चलूँ 1.5 लाख बच्चा भी नया आ रहा है, तो कितना हो गया ये? 6 1.5 इंटू 9, तो कम से कम आप मान के चलिए 9 1.5 इंटू 9, तो वही 15-20 लाख बच्चा 10 साल के बीच में. 15-20 लाख बच्चे में से आप 10,000 बता हटा दो, इसका सिलेक्शन हो गया, बाकी बहुत ही कम. देखिए. अच्छा एक चीज़ है, इतनी नेगेटिव भी नहीं है. अगर आप इस तैयारी को करके ना 2-3 साल में एक वो सेंस ऑफ मैच्योरिटी, सेंस ऑफ नोइंग दिस वर्ल्ड, सेंस ऑफ नोइंग योर कंट्री, सेंस ऑफ नोइंग एवरीथिंग ले आते हो ना, तो यू बिकम अ ग्रेट मैन. आई मीन लिटरली वो एक प्रो पॉइंट है, बट यू शुड नो यू नो एट व्हाट पॉइंट यू वांट टू एग्जिट, और एट व्हाट पॉइंट यू शुड टेक द एग्जिट, और एट व्हाट पॉइंट यू शुड मेक यूपीएससी एज योर प्लान बी. लोग प्लान बी की बात करते हैं कि यूपीएससी के साथ क्या प्लान बी लूँ. पहले वो माइंडसेट लाओ कि यूपीएससी किस ईयर पे आपका प्लान बी बनेगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो जब हो गया ना, तब मैं शायद इन लोगों को क्रिटिसाइज करना छोड़ दूँ. एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है,
जैसे एक अटेम्प्ट खत्म होता है हम्म, कोचिंग के ईमेल आने लगते हैं कि आप नेक्स्ट टेस्ट सीरीज कब ले रहे हो, नेक्स्ट ये कब हम ले भी रहे हो। करते हैं वो। वही आप भी करती हो ये सब। हम्म, तो यही नहीं है कि बच्चा मतलब दूर जाना चाहे फिर से एक लूप में स्टार्ट कर देते हैं। एक बार वो मैं आपको बताता हूँ, हर ऐसी चीज़ का एक पॉजिटिव साइड भी होती है। एक बच्चे की अच्छे से अगर काउंसलिंग की जाए ना, गाइडेंस दी जाए, इस प्रिपरेशन में पता है किस चीज़ की कमी है? किस चीज़ की? वही नोट्स, नहीं सर, नहीं, गाइडेंस, टेस्ट सीरीज। प्रॉपर गाइडेंस सर। मैं आपको बताता हूँ, नोट्स कभी वायरन के रोड पे निकलना, फड़ आगे रोड तक आता है पूरा, है ना, फोटोकॉपी वाले का। बुक्स पॉलिटी बस डाल दो यूपीएससी के लिए, 100 ऑथर्स मिलेंगे आपको। टेस्ट सीरीज सब इंस्टीट्यूट फ्री में आउट कराते हैं, है ना, या हो जाती है लेट से। वीडियोस, अब टेलीग्राम के आगे तो आपको पता ही है क्या चल रहा है। कुछ कमी नहीं है सर इन चीज़ों की, भर भर के है ना। कमी दो चीज़ों की है, एक तो है टाइम, जब आप प्रिपेयर करते हो, देखिए राइट गाइडेंस, राइट मेंटरशिप। अब आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, आपको अगर वही अगेन सेम साइड की क्या एथिकल पार्ट है क्या नहीं है। अब मेरे यहाँ भी कुछ लोग गलतियाँ करते ही होंगे, मैं किसको डिफेंड करूँ, नहीं करूँगा, है ना। तो कहीं ना कहीं गैप हमारे साइड से भी ब्रिज होना चाहिए, कहीं ना कहीं गैप डिमांड साइड से भी ब्रिज होना चाहिए। तो आई थिंक वन वेव, अगर इफ यू पीपल कैन ब्रिंग, आई थिंक यू पीपल आर डूइंग ग्रेट राइट इन दैट सेंस। सो वो वाली वेव आप लेके आइए कि कैसे एक पुश भी मिलना चाहिए बच्चे को, है ना, कि बच्चा शुड नो कि यार कहाँ मैं रुकूं। क्योंकि यार कोचिंग इंडस्ट्री देखो, सीधी सी बात है, पॉजिटिव्स भी हैं नेगेटिव्स भी हैं। ईमेल हर कोई करता है, शायद आते भी रहेंगे, बट क्या 23-24 साल की उम्र पे हमको ये रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए कि यार ईमेल भी आया तो मुझे क्या करना है, कैसे करना है। अगर नहीं है तो देयर इज अ गुड ऑप्शन दैट यू कंसल्ट विद एनी गुड मेंटर। गुड मेंटर मतलब जो आपको माल ना बेचे है ना। आजकल वो भी निकले। तो कंसल्ट समवन हु कैन गाइड यू राइट, दैट इज द थिंग। हमारा भी सर यही नेगेटिव पॉइंट है कि हम लोग नेगेटिव साइड ही कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट करते हैं। डार्क साइड। वही डार्क साइड तो नए नए एस्पिरेंट्स है ना जो मतलब स्टार्टिंग करने के लिए आए हैं, हाँ, रील्स वील देख के पूरा हाँ, पॉजिटिव हाँ। साइड देख के वो मतलब एक काफी बैलेंस आप बनाओ, है ना, प्रिपरेशन में। मैं बोलता हूँ ना, ये प्रिपरेशन, मैं तो अगर लेट से कभी कुछ अच्छा मेरे से सजेशन मांगा गया, मैं शायद बोलूँ यार इस प्रिपरेशन को कंपलसरी कर दो सबके लिए। नहीं, आई मीन इट, आई मीन यू गेट टू लर्न मैनी थिंग्स यू नो इन योर लाइफ, बट देन इट शुड बी डन। मतलब मैं, मेरी एक बात हो रही थी अपने घर पे, इसी मुद्दों पे बात होती है जनरली, है ना। तो मैं अपने पिताजी को बोल रहा था, यार पिताजी अगर मेरे हाथ में आ गया ना चार्ज, मैं सिंपल सी बात करूँगा, ऑल इंडिया के लेवल पे हर बच्चे को ये कंपलसरीली देना है आपके लेट से कॉलेज के साथ या कॉलेज के बाद। आप कॉलेज के बाद कंपलसरी दीजिए इस एग्ज़ाम को। यू गेट टू लर्न मैनी थिंग्स, यू यू नो आइडिया अबाउट, आप बहुत अपना अल्ट्रा वर्जन बन जाते हो सर इन फिर टर्म्स तो ऑफ हर हैंडलिंग। एक सिटी में राजेंद्र नगर बन जाएगा। नहीं, जो आप जो समझो, जब आपने एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया ना तो उसकी इंपॉर्टेंस वहीं पे ख़त्म हो जाती है फिर, है ना। क्योंकि अब एग्ज़ाम कंपलसरी है, बच्चे को करना ही है, तो वो रेस आपका राजेंद्र नगर नहीं, वो डाइल्यूट हो जाता है पूरा। यार करना ही है ना मेरे को। लेकिन इसको पोर्ट्रे भी तो ऐसे किया जाता है, प्रेस्टिजियस आईएएस लाइक आईपीएस, हम वो ही तो है ना, जो पावर सर वही प्रेस्टीज। आपके सिलेक्शन पैनल के पे बाद कभी आईएएस ऑफिसर्स को लेके आइए, इनका उनको मत लेके आइएगा जो 1 साल होता है। मैं सेम रिलेट करता हूँ, शादी के 1 साल बाद किसी से मत पूछो कैसा चल रहा है, उसके बाद पूछो, ठीक है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस अभी इतना नहीं है शादी को लेके, जस्ट मैं लोगों की सुन के बोल रहा हूँ। लेकिन सेम ऑन सेम लाइंस एक आईएएस ऑफिसर जो 5-6 साल यू नो कर चुका है या सर्विस दे चुका है, उनसे जाके आप बात करो, दे विल टेल यू द रियल। और ये शायद आप लोग ज़्यादा बेटर कर सकते हो, है ना। करेंगे क्योंकि मतलब अभी क्या हो रहा है, आप घुसा नहीं बंदा, उसने रील बनाना चालू किया, उसकी एंट्री करा रहे हैं इंस्टीट्यूट, वो सब चीज़ें चलती हैं, वो वही रिसर्कुलेट होती हैं। कपल बन जाते हैं सब। तो क्या आप उस चीज़ को 5 साल बाद देखते हो? क्या वो उतना ही लाइमलाइट में रहता है? नहीं रहता सर, सब फेड हो जाता ये है। क्वेश्चन हम लोग पूछते भी हैं कि जैसे कोई सिलेक्शन के बाद सब लोग आते हैं, हम्म, लेकिन जब असलियत हिट करती है कि हाँ ये रियलिटी, यूपीएससी की तो अलग रियलिटी है ना सिलेक्शन के बाद भी, कभी वो बताने क्यों नहीं आते? एथिकली तो आना चाहिए टॉपर्स को भी। तो जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कॉलेज में जाते हैं, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉजिटिव बताओ बट नेगेटिव भी बताओ। टेल देम द डेटा, कितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा। टेल देम अबाउट व्हेन यूपीएससी शुड बी योर प्लान बी। टेल देम अबाउट यू नो व्हेन टू टेक द एग्जिट।
टेल देम अबाउट कि और क्या क्या ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सर प्राइवेट तो सेक्टर से एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, मैं अभी आपसे वही बोल रहा हूँ। फर्स्ट आई एम जस्ट काउंटिंग द स्टेक होल्डर्स। पहला स्टेक होल्डर इज कोचिंग इंडस्ट्री, सेकेंड स्टेक होल्डर मे बी योर पीपल वर गेटिंग सिलेक्टेड, देन थर्ड स्टेक होल्डर इज पीपल लाइक यू। ठीक है, सो एवरी वन शुड पुल दैट स्ट्रिंग कि अभी वो इधर बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ है ना, आपको अभी थोड़ा सा इस साइड भी खींचना चाहिए, और आई विल ऑलवेज सपोर्ट। सर आपने यूपीएससी बोला कि कब प्लान बी होना चाहिए या कब एग्जिट लेना चाहिए। क्या होता है जब हम यूपीएससी की तैयारी करते पहले बोलते कि हम 2-3 साल टाइम इसमें इन्वेस्ट करना है। फिर इसमें एक पेरेंट्स का भी बहुत प्रेशर होता है, एक बहुत रोल प्ले करता है। जो आपने बोला कि रील्स होते हैं या मूवीज आते हैं, वो देख के उनको लगता है कि हाँ इसका भी हो सकता है। तो आपका कुछ पेरेंट्स के लिए है आप की मैसेज वगैरह की मत पुश करो या इस साइड कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, वो भी एक स्टेक होल्डर है एक्चुअली इसमें। मैं एक बार बताऊं, बहुत एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। आप एक बच्चे को समझा सकते हो, लेकिन इस एज पे जाके पेरेंट्स को समझाना सर नॉट पॉसिबल। दिस विल बी अ लॉन्ग जर्नी, और शायद अभी आप 5 साल अपना आपके हाथ में गेम है ना मेरे हाथ में गेम है। उनका मेंटल स्टेट चेंज करना ना, वो अभी ना आपके हाथ में हो सकता है ना मेरे हाथ में होगा। वो धीरे धीरे आपको वीडियो लानी पड़ेगी, हमको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बच्चों को एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वो तब जाके चेंज होगा, वो अभी नहीं होगा। कोई जरिया नहीं है अभी। बस मैं आपसे ये बोलूँगा, अगर मान लीजिए 2 या 3 अटेम्प्ट आपके हो गए, उसके बाद अगर आपने ढंग से तैयारी की, देखो टाइम पास कर रहे हो तो फिर तो कितना भी करो। उसके बाद अगर ढंग से तैयारी की है, एक अच्छी गाइडेंस में तैयारी की है, एक अच्छे बंदे के साथ जो समझता है एग्ज़ाम, उसके साथ तैयारी की है सर, तो मेरे को नहीं लगता कि आप फिर इस तैयारी को मतलब एज अ प्लान बी बना के कंप्रोमाइज़ करोगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप कोई जॉब करो, इसको शाम में आके या वैसा है आप तैयार करते रहो। ठीक है, इसका भी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आप लोगों के पास भी टाइम है तो। अरे आप तैयारी कर रहे हो, आपकी जॉब है 9 से 5, आप 9 से 5 जॉब करो, लेट से 9 से 6 जॉब है, 9 से 6 जॉब करो, 7 साढ़े 7 बजे आके सो जाओ, 7 साढ़े 7 बजे आप सो, सुबह 1-1:30 बजे उठ जाओ, उठ के फिर तैयारी करो अपना, फिर सीधा वहीं से जॉब निकल जाओ। उठने के बाद जस्ट ये केस होता है कि आप बहुत प्रोडक्टिव होते हो, और जब आप बहुत प्रोडक्टिव होते हो तो आप बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ पाते हो। अभी दुविधा कहाँ आती है ना, वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ, या जो लोग सोचते हैं नहीं जॉब के साथ मैं तैयारी नहीं कर सकता, उनके साथ दुविधा ये है कि आप जॉब के बाद थक जाते हो तो वो टाइम स्पेन आपका ख़त्म हो गया, और जॉब से पहले 2-2.5 घंटे मिल रहे हैं, आप कब करें तैयारी। तो सिंपल सा रूल है, जस्ट चेंज और ऑल्टर योर स्लीपिंग साइकिल। 21 दिन में आदत पड़ जाती है, कोई दिक्कत होती नहीं है। आप 9 से अपना 6-7 बजे तक जॉब कीजिए, 7 साढ़े 7 बजे आके खा पी के सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए 1:30-2 बजे, 2 बजे से अपना जॉब के टाइम जब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, 7-8 घंटे की पढ़ाई मायने रखती है, आप पढ़िए। फिर जब आप लेस प्रोडक्टिव हैं, आप अपनी जॉब पे जाइए और चीज़ों को मैनेज कीजिए। कितना मुश्किल है, सर जस्ट यू मेड द यूपीएससी एज अ प्लान बी, नथिंग एल्स, बट यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर अटेम्प्ट्स। ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला था कि वर्क लाइफ बैलेंस अगर कोई स्टूडेंट हो तो कैसे करे मैनेज, लेकिन आपने ये तो आंसर दे दिया। आपका क्या है कि जैसे आप पूरा सीईओ, आप जैसे बहुत सारे काम रहते हैं इस पे, और आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है, तो वो मेंटल बर्डन कुछ ज़्यादा ही रहता है एज कम्पेयर टू सैलरी जॉब जो एम्प्लॉयड रहता है। तो आप अपना वर्क और जो लाइफ बैलेंस है वो कैसे मेंटेन करते यार इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि व्हेन यू एंजॉय योर वर्क ना, तो जो पर्सनल जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे आप मुझसे पूछोगे सर आपको मूवीज़ देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, सिंपल सा बात है, मैं आपको बहुत स्पष्ट एग्जांपल के साथ बात करूँ। आप मुझससे पूछोगे सर आपको मूवीज़ देखने में मज़ा आता है या आपको अपना बच्चों को गाइड करने में या जो आप कर रहे हो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, मैं सीधी सी बात करूँगा, मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो इंडिया का कभी वर्ल्ड कप हो अभी जो चल रहा था वो ज़्यादा फैसिनेटिंग था, ठीक है, बट मूवी में आप पूछोगे या इसमें पूछोगे तो मेरा ओरिएंटेशन इधर रहता है। तो यू जस्ट मर्ज एवरीथिंग एट अ सिंगल पॉइंट, है ना, आपके वर्क और पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ क्या है, यू टेक सम टाइम टू लीजर टू इन्जॉय, एंड व्हेन यू इन्जॉय योर वर्क यू डोंट नीड टाइम फॉर ऑल दोज थिंग्स, राइट। सो दैट इज द ओनली कॉल और मे बी द माइंड सेट ऑफ माइंड। मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ, बहुत इन्जॉय करता हूँ। ये तो सर आपकी बात हो गई, लेकिन जो न्यू कमर्स आ रहे हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ही जॉब करते करते क्या वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं या उनको कुछ गैप लेके पहले कोचिंग वगैरह करनी चाहिए? देखिए क्या बिल्कुल करा जा सकता है,
जॉब लेके भी कर सकते हैं सब लोग, बट प्लीज़ जॉब अगर अच्छी है तो पहली चीज़ तो छोड़ो मत। दूसरी चीज़, आप एक अच्छे गाइडेंस में करो चीज़ों को, क्योंकि जॉब में सिर्फ आपका एक काम रह जाता है, दैट इज़ टू मिनिमाइज योर रिसोर्सेस। आपको सेम नॉलेज कलेक्ट करनी है, सेम आपको फैक्चुअल एक्यूरेसी अटेंड करनी है, सेम एनालिटिकल एबिलिटी अटेंड करनी है। तो द ओनली ऑप्शन यू हैव, क्योंकि देखिए कहाँ कंप्रेस करेंगे, टाइम तो ऑलरेडी आपके पास कम है, आप कंप्रेस करेंगे अपने रिसोर्सेज को। तो वो एक अच्छी गाइडेंस में क्या होता है ना, द मेंटर और द पर्सन वो एक अच्छा मिल जाता है, तो द थिंग्स कैन बी डन। कोई मुश्किल नहीं है। एक तो मैंने अभी आपको टाइम वाला बताया, आप सोचिए कितनी आसान सी चीज़ है, मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा वो तलिस्मान आपको नहीं बताया ना। सर इम्प्लीमेंटेशन उतने हाँ, इम्प्लीमेंटेशन डिफ कैन, अरे नहीं, अगर आप सोचिए इफ दिस इज अ रूटीन ना फॉर यू, सोना तो आपको 7 घंटे ही है ना। मैं आपसे ये तो नहीं बोल रहा आप 6 घंटे सो, 5 घंटे सो। मैं आपसे बोल रहा हूँ आप 6 बजे आ रहे हो, 7 बजे सो जाओ, 7 से 5 12, 2 बजे उठ जाओ, 7 घंटे आपने सो लिया। अब व्हेन इट इज़ योर डेली रूटीन ना, आप सोचो कि आपका हो सकता है वही रात का टाइम कोई घर पे आ गया, मेहमान आ गया, मूवी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वेस्ट हो गया, बट उसमें आप सो रहे हो, और जब सब सो रहे हैं तब आप पढ़ रहे हो। तो इट कैन बी डन। अब यूपीएससी करना है, हाँ कुछ तो एक्स्ट्रा करना है। सर फर्स्ट फेज तो हो जाता है कि लोग एंटर कर देते हैं, बहुत सारे लोग काफ़ी सीरियसली पढ़ते हैं और रिजल्ट नहीं आते हैं क्योंकि नहीं आएंगे, हम्म, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एनजाइटी अटैक आने लगते हैं। अभी मेरा एक दोस्त है, उसको एनजाइटी अटैक आया था एग्ज़ाम के पहले। इन चीज़ को, मेंटल डिप्रेशन, ये सब को कैसे फेस करें? यार पता है ये सब प्रॉब्लम्स कब आती हैं, मैं पहले रीजंस पे बात करूँगा, है ना। आई नो यू आर आस्किंग फॉर द सॉल्यूशन, बट लेट मी टॉक अबाउट द रीजंस, बिकॉज अल्टीमेटली यू नीड टू हिट एवरी रीजन, है ना, टू फाइंड द सॉल्यूशन। सिंपल, अगर आपको कोई चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, यू शुड नो द रीज़न, दैट इज़ द ओनली लॉजिक। प्रॉब्लम पता तो हो। तो मेंटल प्रेशर, एंग्जाइटीज कम फ्रॉम द सिंपल फैक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फैमिली प्रेशर, सेकंड सोसाइटल प्रेशर, थर्ड आपका लेट्स से पर्सनल, आई विल से पर्सनल, आप सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। यू शुड नो दैट इवन इफ यू आर कैपेबल ना, जरूरी नहीं है आपका एग्जाम होगा। वो 100 मार्क्स वाला गेम हो जाता है कि 100 मार्क्स पे यूपीएससी हैज़ टू डिसाइड यू। नाउ योर लक विल ऑल्सो कम इन टू प्ले, है ना। देर मे बी सम केसेस व्हेन यू आर इन इमरजेंसीज, कि भाई हो सकता है फैमिली इमरजेंसी आ गई, आपकी पर्सनल इमरजेंसी, हेल्थ पे कोई इशू आ गया, टाइम खराब हो गया आपका। नाउ दीज आर द रीजंस विच प्रेशराइज यू, है ना, और मे बी आर द सोर्स ऑफ एंग्जाइटी फॉर मेनी ऑफ देम। तो स्टार्टिंग से ही इसको दिमाग में रखिए, यार फैमिलीज़ की एक्सपेक्टेशंस उतनी रखिए जितनी ज़रूरी है। देन अपना सोसाइटी में अवॉइड टेलिंग पीपल अबाउट द कि दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। थर्डली अपना थोड़ा हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए, सो दैट यू डोंट गेट इल। लास्टली आई विल से कि प्लीज़ अगेन देयर इज डेप्थ ऑफ टाइम एंड गाइडेंस। टाइम तो आप ठीक है कर लेंगे, उतना ही है, एक अच्छी गाइडेंस में तैयारी कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। भले ही आप 15 दिन दीजिए, 20 दिन दीजिए, 30 दिन दीजिए, उस हाथ को ढूंढिए जिसको आपको पकड़ना है। अगर वो हाथ मिल गया फिर आपको दिक्कत शायद कम होगी, और शायद आपकी एंग्जाइटी लेवल्स भी कंट्रोल रहेंगे। इसमें एक चीज़ और, रिलेशनशिप और जोड़ दीजिए सर, क्योंकि उसके इशू भी काफ़ी आते हैं। रिलेशनशिप के इश्यूज काफ़ी आते हैं। अब यार इस चीज़ पे क्या बोलूँ, किसी और से पूछना पड़ेगा सर। जो सर या मैं थोड़ा इसमें कच्चा आदमी हूँ। जस्ट वन थिंग कि देखो, एक पर्सनल चीज़ें अलग ही होती हैं, है ना। आपका वो चीज़ें चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। अब उसके चक्कर में आपको अपना गोल से डेविएट नहीं होना ना। जब आप वो स्टार्ट कर देते हो, या फिर लेट से जग्स आते हैं, कुछ टूट गया रिलेशनशिप या कुछ इश्यूज हो गए, अब यार उसमें टाइम पास और ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हो, वो सारी चीज़ हरकतें कर रहे हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं आप फिर एग्ज़ाम को लेके भी सीरियस नहीं हो। और अगर आप अपनी रिलेशनशिप और वो सारी चीज़ों को लेके सीरियस हो, तो मेरे ख्याल से दैट शुड एक्ट एज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर यू, है ना। वो बस एक चीज़ है, बाकी आई थिंक आई एम नॉट द राइट गाय टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। सर अभी आप लाइक यंग है और इतना लाइक गाइडेंस बोल रहे थे, हाँ। तो ये जो आपने कहा कि एक हाथ मिलना चाहिए, राइट हैंड, तो ये जो मेंटरशिप है
एक शून्य ऐसा कुछ कर रहा है इसके लिए कि लोगों को राइट गाइडेंस एंड सब मिले, क्योंकि आपको पता है कि नर्व क्या है यूथ। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, मैं अभी इस पे कुछ नहीं बोलता, तो फिर एजेंडा से भटक जाते हैं अपन, है ना। नहीं, लेट्स लेकिन नॉट। आप कर रहे हैं क्या, मतलब एजेंडा नहीं, लेकिन अगर आपने बोला था कि राइट। हाँ हाँ, वो सब है, लेकिन अभी बात नहीं करेंगे उस पर, ना फिर वो थोड़ा मार्केटिंग वगैरह वो सब लगता है। तो मेरा बस ये मुद्दा है कि बहुत लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ढूंढो, आपका काम है। आप अगर आईएएस बनने वाले हो, पहला ये कॉल लो, पहला ये डिसीजन लो। देखो, आईएएस बनने के बाद बहुत डिसीजंस लेने हैं। एक ये डिसीजन लो लाइफ का कि अभी आपको हाथ किसका पकड़ना है ना। और वो बहुत रेशनल डिसीजन होना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होना चाहिए आपका। ठीक है। सर अभी एक मूवी आई थी 12th फेल, मैंने नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जैसे उस मूवी को देख के ना एक नया फ्लो आया यूपीएससी की तरफ अच्छा। बच्चों का, कि फेल होके भी आप यूपीएससी कर सकते हो। उसमें बहुत स्ट्रगल दिखाया है उसका, मतलब सो कोई सर थे सिलेक्ट हुए थे जो, इसके कारण क्या है, काफ़ी बच्चे ऐड हो जाते हैं उसमें, गांव से स्पेशली काफ़ी बच्चे आते हैं जिनमें वो एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड नहीं होता। यार, आप तो ये मूवी की बात करो, मैं आपका पॉइंट समझ गया। मैं आपको ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जिससे बच्चे सिर्फ ऐड ही ऐड हो रहे हैं। अरे भाई, कोई लेट से कोई बच्चा था, उसका कोई मन नहीं था तैयारी करने का, आपने एडवर्टाइजमेंट डाला, अब आप लेट से 5,000 में तैयारी कर लो, 7,000 में तैयारी कर लो। अब शायद उसके अंदर कभी मोटिवेशन था नहीं, है ना। तो ऐसे बहुत लोग ऐड हो रहे हैं। ठीक है। अब एक तो होता है जोश, एक होता है जज्बा, दोनों अलग चीज़ें हैं। आपने जोश जगा दिया उसमें, और वो फुस्सी बम बन जाता है। अरे, आपने तो अपना रेवेन्यू सीधा कर लिया ना सर, तो एडमिशन मिल गया। वो एडमिशन मिल गया, अब उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर हल्की सी चिंगारी आ गई है। अब वो चिंगारी कब तक आग बनेगी या नहीं बनेगी, वो टाइम बताएगा। बट हाँ, इन दैट प्रोसेस आपका रेवेन्यू सीधा हुआ, वो बंदा इन द रेस ऐड हो गया, और प्लस शायद वो बंदा अपने यूथ को भी खराब कर ले, क्योंकि वो आपने चिंगारी दी थी उसको। उसका शायद कोई मन नहीं था, वो शायद हो सकता है एक बड़ा डेटा साइंटिस्ट बन जाता, या हो सकता है एक बड़ा इंजीनियर बन जाता, या हो सकता है एक और कोई असेट होता कंट्री के लिए। बट आपने चिंगारी भर के अपने 5,000 रुपये के चक्कर में वहाँ से चीज़ें ख़राब कर दी। सेम आपके मूवी जो आप बात कर रहे हो, वही है कि कैसे हम लोग लेट से उन शॉर्ट टर्म चीज़ों के लिए वो यूथ के साथ कहीं ना कहीं। अब देखो, फिर इसमें अब कुछ लोग शायद बोल सकते हैं, सर कुछ गरीब बच्चे थे वो तैयारी कर रहे हैं, आई नो उनके लिए अच्छा भी हुआ है, बट जस्ट सी द रेशियो, है ना। सर यही कि इशू की बात करता हूँ कि जैसे कुछ कुछ हैं टॉपर्स जो बहुत गरीब बैकग्राउंड से हैं, उनको आइडियल बना दिया है, लेकिन उन आइडियल के थ्रू जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है बहुत ज़्यादा। आई एग्री। और मदद की जा सकती है यार, मदद बिना पैसे की भी की जा सकती है। सर और यूपीएससी का प्रिपरेशन मतलब कॉलेज के बाद ही स्टार्ट नहीं होता उसका, मतलब आपने जो स्कूल से किया है ना वो फाउंडेशन बनाता है आपका। तो ये जो एक क्राउड बनता है ना, मतलब मुझे नहीं लगता जिनका स्कूलिंग बहुत अच्छा नहीं हुआ, कॉलेज ठीक ठाक नहीं हुआ। आपको शायद नहीं पता, अभी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट या कुछ लोग हैं, मेरे को कोई नोटिफाई किया था, स्कूल में भी घुस जा रहे हैं अभी। ये हालत हो रही है, समझ रहे हो। तो मतलब जो आईआईटी का चल रहा था उसके लिए वो अपने यूपीएससी यूपीएससी से वहीं से कराएंगे। सही। दे आर एंटरिंग कॉलेजेस, दे आर सेइंग कॉलेज के साथ डिग्री भी ले लो, ये भी कर लो। बहुत वेराइटी ऑफ चीज़ें आ रही हैं अभी, आई डोंट नो कौन क्या कर रहा है, बट बहुत वेराइटी अभी अवेलेबल है ना, बहुत वैरायटी अवेलेबल है। आप कॉलेज में घुसे, आपने बोला पूरे कॉलेज की डिग्री भी देंगे, यूपीएससी भी देंगे। अब यार सोचो ना, उस कॉलेज में बच्चे हैं 1,000, हो सकता है वो अलग अलग फील्ड्स में जाते हैं, अलग अलग कंट्रीब्यूट करते हैं, आपने सबको यूपीएससी में घुसा दिया ना। तो वो 1,000 में, देखिए मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूँ, बट वो 1,000 के 1,000 तो सिलेक्ट नहीं होंगे यार दोस्त, है ना। तो अब कुछ तो गलत किया आपने, पूरा नहीं, कुछ तो गलत किया। तो यूपीएससी नहीं होता तो अपना कॉलेज के बैकग्राउंड के कारण कोई जॉब तो ले ही लेता है। अब इनने कॉलेज की जगह इनने बोल दिया कि यूपीएससी करो आप, डिग्री हम दे देंगे। ये कॉलेज वाला इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें यूपीएससी का ही पढ़ा है, आपके पास कोई स्किल्स नहीं बनी है। यूपीएससी का जो है वो ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में स्किल्स मांगते हैं जॉब के लिए कि आपको आता क्या है। ठीक है आपके पास नॉलेज है, लेकिन मैं आपको जॉब कौन सी दूँ। तो इससे प्लान भी तो कुछ बचते ही नहीं उनके पास। मैं एक प्लान गाइड कर सकता हूँ, बट ऑन अ वेरी लाइटर नोट। जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके साथ जाके खड़े हो जाओ, उनको गाइड करो क्या करना है क्या नहीं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। लेकिन यार मुद्दा वही है कि ठीक है, आप जो बोल रहे हो वही मैं पॉइंट रख रहा हूँ, है ना, नहीं बचता।
अब आपका इतना एक्सपीरियंस है इसमें, फिर भी जिन्होंने ठान लिया है कि मुझे यूपीएससी करना है, उस उनके लिए आपका एक क्या कॉशियस क्या अप्रोच रहेगा? क्या आप क्या बताओ कि ये इतना इतना फॉलो करो, इतने आप ईयर्स इन्वेस्ट कर सकते हो? आपका कुछ मैसेज है उनके लिए? यार मैं बताऊँ, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, यही हम गलतियाँ कर रहे हैं। हर बच्चा अपना हार्ड एंड फास्ट रूल लेके चला जाता है। इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन योर स्किल सेट्स। इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन कितनी आग है आपके अंदर। इट डिपेंड्स एंटायरली कि आपकी फैमिली कितनी सपोर्ट करती है। इट डिपेंड्स ऑन वॉट योर एज इज़। इट डिपेंड्स कि लेट्स से आप कितना चीज़ों को आगे कंसिस्टेंट रख पा रहे हो। तो हर किसी की चीज़ें बहुत पर्सनलाइज हो जाती हैं। अगर मैं अभी आपके सामने स्टेटमेंट रख दूँ, नहीं 2 साल ही तैयारी करनी चाहिए और ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, वो मेरे पार्ट पे गलत है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स, और यही तो गलतियां करते आ रहे हैं, है ना, कि वी आर सेइंग कि नहीं भाई 6 साल तक सबको करनी है, वी आर सेइंग नहीं भाई 2 साल में सबको छोड़नी है। वही गलतियां हैं, है ना। तो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। अगर किसी को भी लेट से बात करनी है इस पे या होना है, तो दे कैन ऑलवेज मीट मी, है ना, एट द इंस्टीट्यूट, और मे बी दे कैन ऑलवेज ट्राई टू रीच अस। वी ट्राई टू हेल्प एज मच एज वी कैन। सर ये फाइनल है कि मैसेज क्या आपका जो आने वाले एस्पिरेंट्स है, हम्म हो सकता है 6th क्लास में हो अभी, हम्म। लेकिन जो ज्वाइन करने वाली यूपीएससी उनका लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, अगर मन बना लिया है यूपीएससी देने का और आप 6th क्लास में हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ो, आप दो यार अटेम्प्ट, अल्टीमेटली ज्ञान है, ज्ञान तो यहाँ से मिल रहा है, लपेटते जाओ, ठीक है। मैसेज वही है कि कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने मन बना लिया है, बट हाँ, अगर आपको कोई धक्का दे रहा है तो थोड़ा बी कॉशियस, है ना। आई नो कहीं कहीं आपके पास इतनी मैच्योरिटी नहीं होती दैट यू कैन टेक डिसीजंस ऑन योर ओन। आपको धक्का दिया, आप धक्का चले गए आगे। अब इसमें थोड़ा सा वही है, इट विल टेक टाइम, है ना, टू नो द डार्क साइड्स ऑफ द पर्टिकुलर थिंग। एंड वही मैं बोल रहा हूँ, 5 से 6 साल आपको भी लगेंगे, हमको भी लगेंगे, सबको लगेंगे, बट शायद वी कैन चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ द एंटायर गवर्नमेंट एग्जाम्स इन इंडिया। तो वो चीज़ है यार। शायद ये जो पॉडकास्ट हुआ है आज, वो देख के शायद लोग समझ जाए थोड़ा कुछ कि हाँ, कि ये भी एक साइड होती है। शायद समझ जाए, शायद मेरे को बोलें। ये सुगम बंसल सर थे, शून्य आइज के सीईओ एंड फाउंडर। होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।